ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स से 100 MCQs, इनका सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन भी। और एक्सप्लेनेशन ऐसी होगी कि अगर MCQs की स्टेटमेंट चेंज होकर भी आ जाएगी तब भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो 1 to 50 MCQs इस वीडियो में होंगे और 52 ऑनवर्ड नेक्स्ट वीडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद अनोशा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने 2 वीडियोस बनाई थी जिनमें मैंने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के 100 MCQs पूरे कोर्स से ही प्रेजेंट किए थे, समझाए थे, सोल्यूशन भी बताया था उनका और इस तरह से डिज़ाइन किए थे कि पूरा कोर्स आपका रेडी हो जाए। उम्मीद है आपने वो वीडियोस देख ली होंगी, अगर नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल रही हूँ। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और MCQs स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला MCQ से सबसे पहले मैं तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके बगैर आपका कंप्यूटर रन नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे विंडोज़ हो गई या मोबाइल में एंड्रॉयड हो गया, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके बगैर आपका कंप्यूटर या मशीन्स या डिवाइसेस रन ना कर सकें, क्योंकि हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए, जितना भी आपके पास हार्डवेयर है उसका कंट्रोल करने के लिए इस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। ये यूज़र्स को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि हार्डवेयर को यूज़ कर सके। ये एप्लीकेशन प्रोग्राम को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि वो एप्लीकेशन प्रोग्राम रन हो सके हार्डवेयर पर, और ये तमाम हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट MCQ इसी के बारे में है। व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज, ये बिल्कुल ठीक है। सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, बिल्कुल एप्लीकेशन प्रोग्राम को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल ठीक है। लिंक टू इंटरफेस द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, जी हाँ, ये इंटरफेस के तौर पे काम करते हैं कि हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम और यूज़र्स को आपस में कनेक्ट कर सके। तो ये सारी ही ऑप्शंस ठीक है, इसका आंसर डी है। नेक्स्ट, to access the services of operating system, the interface is provided by the dash। तो जब भी आपने ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज को यूज़ करना है, आप सिस्टम कॉल्स यूज़ करते हैं। बैकएंड पे सिस्टम कॉल्स होती हैं, वो कॉल होते हैं, फंक्शंस कॉल होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, और जो भी सर्विस आप यूज़ करना चाहेंगे उसकी कोड को एग्जीक्यूट कर देंगी वो सिस्टम कॉल्स। तो इसका ए आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट इज मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। अच्छा, मैं आपको बता दूं, यूनी प्रोग्रामिंग होते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग होते हैं, ठीक है। यूनी प्रोग्रामिंग में एक ही प्रोग्राम एक वक्त में रन करता है, मल्टी प्रोग्रामिंग में मल्टीपल प्रोग्राम्स एक वक्त में रन कर सकते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम आर ईजियर टू डेवलप देन सिंगल प्रोग्रामिंग सिस्टम। ईजियर तो नहीं होते डेवलप करना, ठीक है। एग्जीक्यूट जॉब फास्ट, ईच जॉब फास्टर तो करते हैं जॉब्स को, एग्जीक्यूट मोर जॉब्स इन द सेम टाइम पीरियड। ये एक से ज़्यादा जॉब्स को, एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को एक वक्त में एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये बेस्ट इसका आंसर लग रहा है। आर यूज्ड ओनली वन लार्ज मेन फ्रेम कंप्यूटर, तो ये इसका आंसर ठीक नहीं है। डेफिनेटली बहुत सारे कंप्यूटर्स यूज़ कर सकते हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर कि मल्टी प्रोग्रामिंग में मल्टीपल जॉब्स एक वक्त में एग्जीक्यूट हो सकती हैं। नेक्स्ट, विच इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम रन ऑन अ कंप्यूटर व्हेन द कंप्यूटर बूट्स अप। जब सबसे पहले कंप्यूटर बूट होता है, स्टार्ट होता है, तो सबसे पहला कौन से प्रोग्राम रन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है, बी, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ बताती चलूँ कि जो भी प्रोग्राम जिसने भी रन करना है उसे सबसे पहले रैम में लोड होना पड़ता है। मेरी पावर पॉइंट की स्लाइड्स इस वक्त ओपन है, ये रैम में लोड है, इसलिए यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। जो भी प्रोग्राम रन करना चाहेगा उसे पहले रैम में लोड होना पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे पहले जब कंप्यूटर आप ऑन करते हैं तब तो रैम खाली है, क्योंकि रैम वोलेटाइल मेमोरी, जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती रैम के अंदर कोई डाटा स्टोर नहीं होता। फर्स्ट टाइम जब आप लोड करना चाहते हैं ना ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो रोम जो है ना, रीड ओनली मेमोरी, उसके अंदर कुछ स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस पड़ी होती हैं, कुछ बूट की इंस्ट्रक्शंस पड़ी होती हैं। वो क्या करती हैं, बूट की इंस्ट्रक्शन पहले वो एग्जीक्यूट होती हैं, वो क्या करती हैं, हार्ड डिस्क से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर देती है रैम में, फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फर्दर कंट्रोल संभाल लेता है, ठीक है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम पहली दफ़ा में आपकी रैम में मौजूद नहीं होगा, उसे भी लोड करना पड़ेगा। उसे लोड कहाँ से करेंगे? जो रोम के अंदर स्टार्टअप की इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई वो लोड करेंगी ऑपरेटिंग सिस्टम को। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको डिफरेंट वाला भी बता दिया कि पेपर में अगर उस तरह से आ जाए वो भी आप अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उसका। अच्छा जनाब, ये फोर्थ वाला डन हो गया, इसका बी आंसर है। नेक्स्ट, which is the layer of a computer system between the hardware and the user program। हार्डवेयर और यूज़र के प्रोग्राम के दरमियान लेयर कौन सी है? मैं बता चुकी हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस, एक लेयर का काम करता है, बी इसका आंसर है। नेक्स्ट,
द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है मेमोरी को, प्रोसेसेस को, डिस्क एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, या सबको। ऑपरेटिंग सिस्टम एक हार्डवेयर रिसोर्स को मैनेज करता है, चाहे वो मेमोरी हो, चाहे वो प्रोसेसेस हार्डवेयर रिसोर्स नहीं, प्रोग्राम्स का पार्ट होते हैं, वो हो, डिस्क हो, आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस हो, नेटवर्क हो, कुछ भी हो, सबको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा। तो ये ऑल ऑफ द मेंशन यानी डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट इज, अब ये टाइप्स में से आ गया, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स होती हैं। इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम देयर इज नो डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर। सबसे पहले ना बैच प्रोसेसिंग सिस्टम यूज होते थे, सिंपल बैच सिस्टम। उसमें क्या होता था कि एक दफ़ा आपने इंस्ट्रक्शन दे दी है, आप ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन जब तक वो रन कर रही है ना, आप उस कंप्यूटर को कोई और इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होती सिंपल बैच में। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम जो होते हैं उनमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास एक प्रोसेसर नहीं है, एक CPU नहीं है, बल्कि मल्टीपल CPU होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं जो कि नेटवर्क पे काम करते हैं, कि डिफरेंट जगहों पे मशीन्स पड़ी हुई उन पे काम करने, डिस्ट्रीब्यूटेड। और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं जो बहुत क्रिटिकल जॉब्स परफॉर्म करते हैं, ऑन द स्पॉट रिस्पॉन्ड करते हैं, ऑन द स्पॉट ऑनलाइन उन पे चेंजिंग की जा सकती है, उनसे प्रोसेसिंग करवाई जा सकती है। तो इसका जो आंसर है 7th वाले का, ये ए है, सिंपल बैच सिस्टम। और मैंने बाकियों की भी थोड़े बहुत हिंट दे दिए, अगर वहाँ से भी आ जाए तो आप कर सकते हैं अटेम्प्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इम्प्लीमेंट मल्टीटास्किंग ट्रूली। इनमें से मल्टीटास्किंग कौन नहीं कर सकता? जनाब, सबसे पहले वो जो कमांड प्रॉम्प्ट नहीं था ब्लैक स्क्रीन वाला, MS-DOS, ठीक है, वो यूज़ होती थी विंडोज़, और उस पर मल्टीटास्किंग नहीं होती थी। XP पे भी मल्टीटास्किंग होती है, NT पे भी और 98 पे भी, सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट DOS पे मल्टीटास्किंग नहीं होती। तो डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट इज, A processor in a computer running Windows has dash different modes। कि जो आपका प्रोसेसर है उसके कितने मोड्स होते हैं जब वो रन कर रहा होता है, तो वो दो मोड्स में रन करते हैं हमेशा। एक होते हैं यूज़र मोड और एक होते हैं कर्नल मोड। यूज़र मोड का मतलब है कि जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स रन कर रहा है वो यूज़र मोड में करता है, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटीज़ होती हैं ना, ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सर्विसेज रन होती हैं वो कर्नल मोड में रन होती हैं, यानी 2 मोड्स होते हैं। तो इसका बी आंसर है 2। नेक्स्ट भी इसी से रिलेटेड है, एप्लीकेशन रन इन डैश मोड। एप्लीकेशंस जो यूज़र की होती हैं वो यूज़र मोड में एग्जीक्यूट होती हैं। एंड कोर ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट्स रन इन डैश मोड, वो कर्नल मोड में होते हैं। कोर ऑपरेटिंग सिस्टम की जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसका सही आंसर है यूज़र एंड कर्नल, सी। नेक्स्ट इज द सिस्टम विच अलाउज ओनली 1 प्रोसेस एग्जीक्यूशन एट अ टाइम। जिसमें सिर्फ एक ही प्रोसेस एक वक्त में एग्जीक्यूट हो सकता है, उसमें सिंगल प्रोसेसर होगा, यानी यूनी प्रोसेसिंग सिस्टम होते हैं, वो बी इसका आंसर है। अगर ये होता कि सिंपल एक सिंगल प्रोग्राम एट अ टाइम एग्जीक्यूट हो सकता है तो यूनी प्रोग्रामिंग भी हो सकता था इसका आंसर, लेकिन फ़िलहाल जो बेस्ट है वो यूनी प्रोसेसिंग है, यानी 1 प्रोसेसर एट अ टाइम, तो वो एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकता है एक वक्त में। इसका सही आंसर बी है। नेक्स्ट इज, अ प्रोसेस कैन बी टर्मिनेटेड ड्यू टू। प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुल, उसकी टर्मिनेशन भी हो सकती है, नॉर्मल एग्जिट हो सकता है, कोई एरर आ जाए तब एग्जिट हो सकता है, या कोई और प्रोसेस से किल कर दे तब भी वो एग्जिट हो जाता है। तो ये तमाम जो ऑप्शन है ये ठीक है, इसका डी आंसर है। प्रोसेस इनमें से किसी भी वजह से टर्मिनेट हो सकता है, तो डी इज़ द राइट आंसर। Next is, the address of next instruction to be executed by the current process is provided by। याद रखिएगा कि रजिस्टर्स होते हैं डिफरेंट CPU के अंदर, ठीक है, जिनके डिफरेंट पर्पस होते हैं, डिफरेंट टाइप की इंस्ट्रक्शंस को सेव करते हैं, ठीक है। CPU के अंदर ही लोकेशंस होती हैं, इन्हें रजिस्टर कहा जाता है। तो इसमें प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर होता है जो कि ये बताता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट करनी है। तो इसका बी आंसर ठीक है। CPU रजिस्टर जो है बहुत सारे होते हैं, अब कौन सा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सेव करता है ये बी वाला है, ठीक है, इसलिए आप ए और कोई और ऑप्शन यहाँ पे नहीं मार्क करेंगे। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द रेडी स्टेट ऑफ अ प्रोसेस। अच्छा, प्रोसेस जो है ना उसकी डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, ठीक है। मैं आपको पहले स्टेट्स दिखा देती हूँ प्रोसेस की। ये देखें, एक प्रोसेस जो है उसकी डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। पहले जब वो क्रिएट होता है तो न्यू स्टेट में होता है। प्रोसेस जब क्रिएट हो रहा है, अभी वो मेमोरी के अंदर लोड नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन जनरेट हो चुका हुआ है। जब वो एडमिट होता है और मेमोरी के अंदर लोड हो जाता है और रेडी होता है बिल्कुल के CPU से एग्जीक्यूट करे, तो उसे कहते हैं वो रेडी स्टेट में है, ठीक है। जब CPU से एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं प्रोसेस को तो वो रनिंग में आ जाता है। अगर कोई IO का वेट करना है या किसी इवेंट का वेट करना है प्रोसेस को, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट
हो रही है कोई फाइल, तो उसको थोड़ी देर वेट करने के प्रिंटर जब तक प्रिंट कर ले फाइल, तो उस वक्त तक वो वेटिंग स्टेट में होगा। ठीक है, वेटिंग से जब आयो कंप्लीट हो जाएगी, इवेंट कंप्लीट हो जाएगा, वो दोबारा रेडी में आ जाएगा। ठीक है, रेडी यानी कि अब मुझे दोबारा CPU दे दो। फिर CPU में जब दोबारा से एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो रनिंग में हो जाएगा। जब वो नॉर्मल या अब नॉर्मल तरीके से अपना काम ख़त्म कर लेगा तो वो टर्मिनेटेड स्टेट में हो जाएगा। ये 5 स्टेट्स हैं, हर प्रोसेस को इन 5 स्टेट्स में से किसी स्टेट में होना पड़ता है। ठीक है, जब वो क्रिएट होगा और जब वो टर्मिनेट होगा, वो इनमें से किसी स्टेट पे रिजाइड कर रहा होगा। तो अब वापस चलते हैं उसी MCQ की तरफ। तो ये MCQ कहता है व्हाट इज़ द रेडी स्टेट ऑफ अ प्रोसेस। प्रोसेस की रेडी स्टेट क्या, मैंने अभी बताई, जब वो मेमोरी में वेट कर रहा हो कि उसे CPU अलॉट किया जाए। तो A है व्हेन प्रोसेस इज स्केड्यूल्ड टू रन आफ्टर सम एग्जीक्यूशन, कि कुछ एग्जीक्यूशन के बाद इसको स्केड्यूल कर दिया जाए कि रन करे। व्हेन प्रोसेस इज अनेबल टू रन अंटिल सम टास्क हैज़ बीन कंप्लीटेड, ये तो नहीं है कि वो तो वेटिंग स्टेट हुई ना। व्हेन प्रोसेस इज यूजिंग द CPU, ये भी नहीं है क्योंकि CPU यूज़ करा होगा तो रनिंग स्टेट में होगा। तो इसका सही आंसर इस वक्त A बन रहा है कि स्केड्यूल हो चुका है और वो कुछ एग्जीक्यूशन के बाद उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, मेमोरी में मौजूद है। नेक्स्ट इज मल्टी प्रोसेसर सिस्टम हैव एडवांटेज ऑफ। मैं आपको सबसे पहले बता दूं मल्टी प्रोसेसर में क्या होता है कि उसमें आपके कंप्यूटर में एक से ज़्यादा CPUs होते हैं। ठीक है, और डेफिनेटली जैसे ही कोई इंस्ट्रक्शन आती है रन करने के लिए तो उसे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके सारे CPUs को काम दे दिया जाता है कि वो पैरेलल में उसको एग्जीक्यूट करें, यानी पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। तो उससे क्या होता है कि ज़्यादा टास्क एक सिंगल टाइम में अकम्प्लिश्ड हो सकते हैं। तो इसके कहते हैं थ्रूपुट, कि थ्रूपुट का मतलब होता है जितना अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शन आप किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे एग्जीक्यूट कर सके, जितना ज़्यादा टास्क कर सके, उसे थ्रूपुट कहते हैं। तो इंक्रीज थ्रूपुट यानी डेफिनेटली आपकी जो थ्रूपुट है वो इंक्रीज हो जाती है मल्टी प्रोसेसर से। एक्सपेंसिव हार्डवेयर जो है वो इसका सही आंसर नहीं है, ना ही ऑपरेटिंग सिस्टम। A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज इन यूनिक्स विच सिस्टम कॉल क्रिएट्स द न्यू प्रोसेस। न्यू प्रोसेस क्रिएट करने के लिए कौन सी सिस्टम कॉल यूज़ होती है यूनिक्स में, तो वो फॉर्क की होती है। फॉर्क की सिस्टम कॉल उसमें बिल्ट इन एक फंक्शनैलिटी है यूनिक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में। A इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब वो CPU की स्टेट जहन में रखिएगा जो मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाई थी, उसी के हिसाब से ये आंसर होंगे इसके। द स्टेट ऑफ अ प्रोसेस इज डिफाइंड बाय। ठीक है, स्टेट क्या डिफाइन कर रही होती है, द फाइनल एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस, की फाइनल एक्टिविटी जो होनी है, एक्टिविटी जस्ट एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेस, अभी अभी जो एक्टिविटी की है प्रोसेस ने, द एक्टिविटी टू नेक्स्ट बी एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेस, जो नेक्स्ट होने वाली है वो द करंट एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस। तो करंट एक्टिविटी जो होती है ना उसको स्टेट कहते हैं। जैसे अगर कोई प्रोसेस क्रिएट हुआ है तो उसकी करंट एक्टिविटी न्यू होगी, यानी न्यू स्टेट में होगा। अगर कोई रनिंग में CPU रन कर रहा है, करंटली रन कर रहा है, तो वो रनिंग स्टेट में होगा। तो ये जो करंट एक्टिविटी होती है प्रोसेस की, D इसका आंसर है सही, उसे स्टेट कहते हैं प्रोसेस की। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेट ऑफ अ प्रोसेस। स्टेट में आपको मैंने बताई है यही स्टेट्स होती हैं, ये वाली न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, टर्मिनेटेड, ये स्टेट्स हैं। तो यहाँ पे देख लें कि न्यू, वेटिंग, रनिंग तो है लेकिन ओल्ड जो है वो कोई स्टेट नहीं होती, तो इसका B आंसर है। इसी तरह से कुछ भी करके आपको आ सकता है, MCQ चेंज करके भी आ सकता है, हो सकता है इसकी जगह कुछ ऐसा लिखा हो, कुछ और लिखा हो, लेकिन आपने ये 5 स्टेट्स के नाम याद कर लेने, तो वही होंगी, तो आपने उसका आंसर कर देना है, आपको ईजीली समझ आ जाएगा। तो इसका आंसर B है। नेक्स्ट इज व्हेन अ प्रोसेस इज क्रिएटेड, क्रिएट तो हो गया बट नॉट एडमिटेड, अभी वो मेमोरी के अंदर लोड नहीं हुआ, तो वो किस स्टेट में होता है, वो न्यू की स्टेट में होता है। B इज़ द राइट आंसर। आप उस डायग्राम से हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट, व्हेन अ प्रोसेस इनकाउंटर एन IO इंस्ट्रक्शन, जब इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन का वेट कर रहा होता है तो वो कौन सी स्टेट में होता है, वो वेटिंग स्टेट में होता है। तो इसका A आंसर है, वेटिंग। अच्छा, उसके बाद जनाब जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का है, PCB का है। ये एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है PCB, ठीक है, जैसे आपको ये साथ में डायग्राम भी नज़र आ रही होगी, प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ठीक है, प्रोसेस का ID क्या है, प्रोसेस किस स्टेट में है, ठीक है, कौन सी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, IO कौन सी चाहिए, CPU रजिस्टर में क्या डेटा है। तो बहुत सारा डेटा जो है ना प्रोसेस से रिलेटेड। जो प्रोसेस क्या होते हैं कि प्रोसेस कोई भी इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हो उसे प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उसे प्रोसेस कहा जाता है। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक प्रोसेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को सेव कर रहा होता है और ये डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये इसका B आंसर जो है वो ठीक आंसर है। नेक्स्ट भी यही है, इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोसेस मेंटेन्ड इन, प्रोसेस के बारे में इन्फॉर्मेशन किस में स्टोर होती है, PCB यानी
प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में होती है, बी इसका सही आंसर है। अब जनाब स्केजुलिंग के टॉपिक से आ गए हैं MCQ। स्केजुलिंग बेसिकली होती क्या, थोड़ा सा आइडिया दे दूं मैं आपको। देखें, आपके पास एक वक्त में कंप्यूटर में मल्टीपल प्रोसेस रनिंग में होते हैं, उनमें से कौन सा प्रोसेस रन करना है, किसकी बारी आई है, CPU किसको एलोकेट किया जाए, मेमोरी में किसको लोड करना है, किस प्रोसेस को, या मेमोरी से किस प्रोसेस को निकालना है, ये सारे स्केजुलिंग जो हैं उसमें ही, उसके अंडर ये सारे कॉन्सेप्ट आते हैं और स्केजुलर डिसाइड करते हैं कि उन्होंने ये काम किस तरह से करना है। 3 तरह के स्केजुलर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट, अ डैश डिटर्मिन विच प्रोग्राम आर एडमिटेड टू द सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग, कि कौन सा प्रोसेस एडमिट करना है, ठीक है। कोई यूजर, फॉर एग्जांपल मैंने पावर पॉइंट की स्लाइड्स ओपन कर ली, तो ये प्रोसेस एडमिट करना है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा पार्ट, लॉन्ग टर्म स्केड्यूल, ये डिसाइड करता है कि ये जो पावर पॉइंट की स्लाइड्स हैं इसका प्रोसेस एक्सेप्ट करना है। तो एडमिट करना प्रोसेस को सिस्टम में लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर का काम है। उसके बाद है नेक्स्ट, डैश सिलेक्ट्स अ प्रोसेस अमंग द प्रोसेसेस दैट आर रेडी टू एग्जीक्यूट एंड एलोकेट CPU टू वन ऑफ देम। अच्छा, अब मेमोरी में लोड हो गया, ये लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर ने क्या किया कि मेरी जॉब को एक्सेप्ट करके मेमोरी में लोड कर दिया। अब मेमोरी में जितने प्रोसेस पड़े हुए उनमें से CPU किसको देना है, किसको CPU से एग्जीक्यूट करवाना है, ये कौन करेगा, ये करता है शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर। कि अगर 10 प्रोसेस मेमोरी में पड़ा है, पावर पॉइंट के हैं और भी प्रोसेस हैं, तो कौन सा प्रोसेस इस वक्त CPU में होगा। देखिए इस वक्त डेस्कटॉप जो है नज़र नहीं आ रही आप लोगों को, टैस्क बार नज़र नहीं आ रही, तो उसके प्रोसेस अगर CPU में ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये पावर पॉइंट की स्लाइड्स आपको नज़र आ रही है, इसका मतलब CPU इसे रन कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर का काम होता है कि मेमोरी से वो प्रोसेस उठाए जो कि CPU से रन करवाने उस टाइम। मैं आपको थोड़ा सा ना टास्क मैनेजर दिखाती हूँ, उसके अंदर दिखाती हूँ मैं प्रोसेसेस किस तरह से रन कर रहे होते हैं। ये देखिए मैं ना ओपन करती हूँ टास्क मैनेजर, ये टास्क मैनेजर, आगे इसको ओपन करते हैं। तो टास्क मैनेजर ओपन कर रही हूँ, ये मैंने ओपन किया हुआ है टास्क मैनेजर। तो इसके अंदर देखिए डिफरेंट एप्लीकेशन रन कर रही हैं, ठीक है। जितनी भी एप्लीकेशन रन कर रही हैं मेमोरी में वो लोडेड है, ठीक है, और CPU ने कितने % एग्जीक्यूट करे साथ साथ आ रहे हैं। यानी ये देखिए सारी बैक एंड की एप्लीकेशन हैं ये जो रन कर रही हैं, ठीक है। आप ना परफॉर्मेंस वगैरह यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो बैक एंड पे रन करी। देखिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम की इतनी सर्विसेज हैं जो बैक एंड पे इस वक्त रन करी हैं, उनका स्टेटस भी आ रहा है, स्टॉप्ड है, रनिंग है क्या। तो मैं आपको बताना ये चाहती थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी इतनी सर्विसेज रन कर रही होती हैं, फिर ये यूज़र एप्लीकेशंस रन कर रही हैं, तो इनमें से कौन सी एप्लीकेशन अलाउ होगी, CPU कौन सी एग्जीक्यूशन करेगा, किस प्रोसेस की एग्जीक्यूशन करेगा, किसकी नहीं करेगा, ये सब जो है वो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर डिसाइड करता है। चलें वापस चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर क्या करता है कि वो जो रेडी होते हैं ना प्रोसेस, उनको CPU एलोकेट करता है, यानी CPU से एग्जीक्यूट करवाता है। तो इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट इज द डैश इज़ इन चार्ज ऑफ हैंडलिंग द स्वैप्ड आउट प्रोसेसेस, ठीक है। अच्छा, अब जो तीसरी तरह का स्केड्यूलर है ना, वो क्या करता है, वो ये करता है कि जो भी प्रोसेस मेमोरी है, फॉर एग्जांपल आपकी रैम है, उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस पड़े हुए हैं। अब वो एक वक्त आएगा जब मेमोरी फुल हो जाएगी, जब मेमोरी फुल होगी कोई नया प्रोसेस नहीं आ सकेगा। तो वो ये करता है कि जो पहले से पड़े हुए प्रोसेस हैं उनमें से जो वेटिंग पे है या जो अभी यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है, उसको उठाता है और वहाँ से उठा के उसे हार्ड डिस्क पे शिफ्ट कर देता है, मेमोरी से हार्ड ड्राइव पे शिफ्ट कर देता है और मेमोरी उसकी खाली कर देता है, उतनी जगह फ्री कर देता है, उतनी स्पेस। तो इसे कहते हैं स्वैप आउट। और इसी तरह से जो नया प्रोसेस आना चाह रहा था, जिसको जगह नहीं मिल रही थी, उसको क्या करेगा कि हार्ड ड्राइव से उठाएगा, अगर हार्ड ड्राइव पे वो प्रोसेस पड़ा हुआ है, हार्ड ड्राइव से उठाएगा और मेमोरी में लोड कर देगा फ्री स्पेस में। तो इसे कहते हैं स्वैप इन। तो ये स्वैप आउट और स्वैप इन, इसे कहते हैं स्वैपिंग। और स्वैपिंग का काम करता है मीडियम टर्म स्केड्यूलर, ठीक है। इस स्केड्यूलर का काम है जो जितनी भी स्वैपिंग हो रही है, स्वैप आउट करना है या इन करना है, वो मीडियम टर्म स्केड्यूलर करेगा, यानी इसका सी आंसर है। तो तीनों स्केड्यूलर का भी आई होप आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत, स्टेटमेंट थोड़ी बहुत चेंज होकर भी आ जाए तो आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट इज डैश कीप ऑल द प्रोसेसेस इन द सिस्टम। अच्छा, सिस्टम में जितने प्रोसेस हैं, ज़रूरी नहीं कि वो रेडी क्यू में भी हैं, यानी मेमोरी में भी हैं, नो, जितने सिस्टम में प्रोसेस हैं उनका ट्रैक रखना किसका काम होता है, जॉब क्यू का होता है। ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट,
डैश कीप्स अ सेट ऑफ ऑल प्रोसेसेस रिजाइडिंग इन मेन मेमोरी रेडी इन वेटिंग टू बी एग्जीक्यूट। तो जो मेमोरी में रिजाइड कर रहे होते हैं प्रोसेसेस, उनको स्टोर करने के लिए हम लोग जो क्यू यूज़ करते हैं उसे कहते हैं रेडी क्यू। सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज कीप डैश कीप्स प्रोसेसेस विच आर ब्लॉक ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ एन आईओ डिवाइस, जो वेट कर रहे होते हैं। ठीक है, आईओ डिवाइस का किसी भी जो ब्लॉक होते हैं तो उन्हें डिवाइस क्यू में रखा जाता है। बी इज़ द राइट आंसर। द टोटल अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड बाय द प्रोसेस फ्रॉम इट्स अराइवल टू इट्स कंप्लीशन, जब वो आया प्रोसेस क्रिएट हुआ और जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता उस टाइम को कहते हैं टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, ये टोटल पूरा टाइम होता है। रिस्पॉन्स टाइम तो ये होता है ना कि कितनी जल्दी रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको। टर्न अराउंड टाइम टोटल अमाउंट ऑफ टाइम के जब स्टार्ट से अराइव हुआ है प्रोसेस और जब तक वो कंप्लीट नहीं हुआ वो होता है। वेटिंग टाइम कि जितना देर उसे वेट करना पड़े किसी इवेंट या आईओ के लिए। और थ्रूपुट कहते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस या इंस्ट्रक्शन जो एक पर्टिकुलर टाइम पे एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट इज Dash refers to a program with a large number of I/O input-output operation which slow the central processing unit। अच्छा, अब दो तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, याद रखिएगा कि जितनी भी प्रोसेसेस क्रिएट होते हैं उसमें दो तरह के प्रोसेस होते हैं। एक होते हैं आईओ बॉन्ड और एक होते हैं सीपीयू बॉन्ड। आईओ बॉन्ड वो होते हैं जिन्हें इनपुट आउटपुट ज़्यादा करनी होती है और सीपीयू बॉन्ड वो होते हैं जो सीपीयू के ऑपरेशन जिनके ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 1000 पेजेस प्रिंट होने हैं। ठीक है, प्रिंटर ने 1000 पेजेस प्रिंट करने हैं तो ये आईओ बॉन्ड है क्योंकि इनपुट आउटपुट ज़्यादा हो रही है। प्रिंटिंग के लिए प्रिंटर के साथ ज़्यादा एसोसिएशन है इस प्रोसेस की। वो सीपीयू कम काम करेगा बल्कि प्रिंटर जो है उसके ऊपर ज़्यादा काम कर रहा होगा। तो ये इनपुट आउटपुट ये आईओ बॉन्ड होते हैं। तो ये जो इसका स्टेटमेंट लिखी हुई है ये ए इसका सही आंसर है। लेकिन अगर कोई ऐसा कोई प्रोसेस है, कोई ऐसी जॉब है जिसके अंदर सीपीयू ज़्यादा यूज़ हो रहा है, कोई कैलकुलेशन है, कोई फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर्स की बहुत लार्ज कैलकुलेशन है, तो वो सीपीयू ही कर रहा है वो कैलकुलेशन सारी, तो वो सीपीयू बॉन्ड कहलाते हैं जिसमें सीपीयू काम ज़्यादा कर रहा होता है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ए। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ स्विचिंग वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस, यानी जब हम एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में स्विच करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर रहे हैं हम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पावर पॉइंट की स्लाइड्स इस वक्त रन कर रही हैं, मैं इसको स्केप करके कोई और एप्लीकेशन टास्क मैनेजर की ओपन कर देती हूँ, तो क्या हुआ कि मैंने एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे स्विच किया। अब क्या करना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम को कि वो इस पावर पॉइंट की स्लाइड्स को CPU से निकाल ले और जो टास्क मैनेजर था उसको या कोई और एप्लीकेशन मैंने स्टार्ट की उसको CPU के एलोकेट कर दे। तो इसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच करना। और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में हमेशा याद रखिएगा जितना काम, जैसे इसमें जितना मैंने पावर पॉइंट की स्लाइड्स में काम किया होगा, सेव किया होगा इसको, वो कॉन्टेक्स्ट सेव होगा। ठीक है, यानी उतना डेटा सेव हो जाएगा कि इस यूज़र ने इस प्रोसेस पे इतना काम कर लिया है। ठीक है, और फिर दूसरा वाला लोड होगा, उस पर जितना काम करूँगी उसको एग्जीक्यूशन होगी उसकी, वो उसका पूरी स्टेट सेव होगी कि इतना काम इस पे हो चुका है इस प्रोसेस का। फिर अगर मैं ये दोबारा लोड करना चाहूँगी तो ये दोबारा यहीं से लोड हो जाएगा। यानी इसको स्टार्ट से बिल्कुल नहीं, अगर मैं चाहूँगी कि ये यहीं से स्टार्ट हो, मैं सिर्फ मिनिमाइज़ किया तो ये दोबारा यहीं से स्टार्ट हो जाएंगी स्लाइड्स, तो मुझे शुरू से दोबारा से स्टार्ट नहीं करनी पड़ेंगी। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ये होती है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे स्विच कर जाना। तो ये इसका सही आंसर जो है वो ए है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताती चलूँ, जो शॉर्ट टर्म स्केजुलर होता है ना उसे डिस्पैचर भी कहते हैं। ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म स्केजुलर का की जगह आपको डिस्पैचर लिखा हुआ नज़र आ जाए तो वो एक ही चीज़ के दो नाम हैं, तो आप उसे कंसीडर कर लीजिएगा कि शॉर्ट टर्म स्केजुलर ही है डिस्पैचर। नेक्स्ट, द डैश स्केजुलिंग एनी न्यू process has to wait until the running process finishes its CPU cycle। तो देखिए दो चीज़ें होती हैं, दो कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रीएम्पशन और एक नॉन प्रीएम्पशन। प्रिमिटिव या प्रीएम्पशन क्या होता है कि अगर कोई प्रोसेस रन कर रहा है आप उससे ज़बरदस्ती CPU ले सकते हैं और किसी और प्रोसेस को दे सकते हैं, इसे कहते हैं प्रीएम्पशन या प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग। और जो नॉन प्रीएम्प्टिव होती है उसमें जब तक वो खुद रन ख़त्म नहीं कर देता ना रन होना प्रोसेस, या जब तक कोई ऐसा एरर नहीं आ जाता कि उससे ज़बरदस्ती CPU ले लिया जाए, तब तक वो रन करता रहता है। यानी फोर्सफुली आप उससे CPU वापस नहीं ले सकते, ये नॉन प्रीएम्प्टिव होता है। तो वो यहाँ कह रहे हैं कि डैश स्केजुलिंग एनी न्यू प्रोसेस हैज़ टू वेट अंटिल द रनिंग प्रोसेस फिनिशेस, तो उसे क्या कहा जाएगा? बी, नॉन प्रीएम्प्टिव।
अब जनाब ये ना स्केजुलिंग होती है, CPU स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स, ये उनसे रिलेटेड MCQs आ गए। CPU स्केजुलिंग की ज़रूरत क्यों पेश आती है? देखें, आपके पास मेमोरी में 10 प्रोसेस पड़े हुए हैं, आप कैसे डिसाइड करेंगे इनमें से पहले किसको एग्जीक्यूट करवाना है CPU से? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कुछ स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स होते हैं जिसको माइंड में रखते हुए या जिसको यूज़ करते हुए वो प्रोसेसेस की प्रायोरिटी सेट कर देता है कि इसको पहले एग्जीक्यूट कराना है या इस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट कराना है, कौन सा फेवरेबल होगा, कौन सा स्पीड फास्ट करेगा जिसको हम पहले एग्जीक्यूट करवा लेंगे। तो इसे कहते हैं कि स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स जो हैं वो रन किए जाते हैं। तो नेक्स्ट MCQs इसी से रिलेटेड है। द लेसर द अराइवल टाइम द सूनर विल द प्रोसेस गेट्स द CPU, कि जितनी जल्दी आएगा प्रोसेस, जितना पहले आएगा उतनी ही जल्दी CPU से एलोकेट कर दिया जाएगा। तो इसे कहते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा उसे CPU दे दिया जाएगा। B इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज इन दिस एल्गोरिदम द OS schedules the job according to the remaining time of the execution, कि जिसका शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम होगा ना, कि जिसका कम से कम टाइम रह गया है, ठीक है, उसको समझे कि 1 सेकंड से भी कम टाइम चाहिए उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, पहले उसे फारिग कर देगा CPU, इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ ताकि मेमोरी तो खाली हो ना, ये जाएगा, इसका काम कंप्लीट हो जाएगा, ये जाएगा, इसकी जगह नया प्रोसेस आ सकेगा। तो इसे कहते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम जो है फर्स्ट। तो इसका A जो है वो सही आंसर है। इसके अलावा भी एल्गोरिदम में प्रायोरिटी स्केजुलिंग आ गई। तो इसमें CPU जो होता है ना, एक प्रायोरिटी नंबर सेट कर देता है कि इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी, इसकी सेकंड है, इसकी थर्ड है, इस तरह से प्रायोरिटी नंबर सेट कर देता है। जिसकी प्रायोरिटी हाई होती है उसको पहले एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। और मैं आपको राउंड रॉबिंग स्केजुलिंग का भी बताती चलूँ, मैं आपको बाकी भी बता रही हूँ ताकि अगर फॉर एग्जांपल कोई और आ जाए, मतलब स्टेटमेंट चेंज हो गए, तो आप वो अटैम्प्ट कर सकें। राउंड रॉबिंग में ये होता है कि हर प्रोसेस को एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया जाता है और वो उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर रन करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 सेकंड सबको दे दिया जाएगा तो वो 1 सेकंड सब रन कर लेंगे। अब देखिए किसी ने 10 सेकंड रन करना है तो डेफिनेटली फिर उसको बाद में फिर दोबारा 1 सेकंड की बारी दी जाएगी, फिर 1 सेकंड, इस तरह से करके। तो अगर कोई 2 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा तो वो 2 साइकिल्स होंगे और वो ख़त्म हो जाएगा प्रोसेस। तो इसने राउंड रॉबिंग में स्पेसिफिक टाइम पीरियड एलोकेट कर दिया जाता है। और एक और एल्गोरिदम होता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, उसमें ये देखा जाता है कि जो सबसे पहले एग्जीक्यूट कर सकता है ना उसको एग्जीक्यूट करवा दो, जो सबसे कम जिसकी ड्यूरेशन है। एक प्रोसेस है उसने 10 सेकंड लेने, एक प्रोसेस उसने 2 सेकंड लेने, तो 2 सेकंड वाले को पहले एग्जीक्यूट करवा देंगे, ठीक है, उसे पहले CPU एलोकेट कर देंगे, उसको पहले फ्री कर देंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट एल्गोरिदम से मैंने आपको बता दिए। पेपर में अगर आ जाए थोड़ी स्टेटमेंट्स चेंज होके तो इंशाल्लाह आप अटैम्प्ट कर लेंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट, अच्छा, जो अब मैं आपको बताती चलूँ कि जो प्रोसेसेस होते हैं ना वो भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे ये पावर पॉइंट का प्रोसेस है, ठीक है, इसने प्रिंट के प्रोसेस से कम्युनिकेट करना है या कोई और एप्लीकेशन है उससे कम्युनिकेट करना है तो इजीली हो सकता है। तो डैश इज़ अ मैकेनिज्म विच अलाउ प्रोसेसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड सिंक्रोनाइज देयर एक्शन, उसे कहते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ए इज़ द राइट आंसर। अच्छा, अब ये 2 तरीक़ों से होती है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, एक होती है शेयर्ड मेमोरी से और एक होती है मैसेज पासिंग से। सो नेक्स्ट जो MCQs है वो यही है, प्रोसेस कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू बोथ, ठीक है, शेयर मेमोरी, मैसेज पासिंग, ठीक है, बोथ A एंड B। अब देखें इसके अंदर जो है ना शेयर मेमोरी और मैसेज पासिंग, क्योंकि दोनों ही सही हैं तो ये जो C ऑप्शन है आपने ये लगाना है, आपने अलग अलग A और B पे टिक नहीं करना। C ऑप्शन जो है ना बोथ A एंड B, तो वो आपने यहाँ पे लगा देना है। शेयर्ड मेमोरी में ये होता है कि एक मेमोरी रख दी जाती है स्पेसिफाइड, ठीक है, एक प्रोसेस है प्रोसेस 1, अगर प्रोसेस 2 को उसने कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो शेयर्ड मेमोरी में रख देगा, प्रोसेस 2 उसी शेयर्ड मेमोरी से उस इन्फॉर्मेशन को पिक कर लेगा। मैसेज पासिंग नहीं होता है, प्रोसेस डायरेक्ट एक दूसरे को मैसेज पास कर सकते हैं कुछ कह सकते हैं फंक्शन कॉल्स वगैरह के ज़रिए। नेक्स्ट, अच्छा जनाब, अभी यहाँ पे फिर आप लोगों को बताती चलूँ कि मैंने अभी इसके 51 to 100 MCQs अभी अपलोड नहीं किए हुए, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो मैं अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह आज या कल में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जैसे ही अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। और जितने पहले अपलोड हो चुके हैं मैं इसकी डिस्क्रिप्शन जो है इस वीडियो की उसमें उसके लिंक्स मैं डाल दूँगी। तो अब जो नेक्स्ट MCQ स्टार्ट हो रहे हैं वो डेडलॉक से रिलेटेड स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, उनको देख लेते हैं। अ डैश हैपेंस इन ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन 2 और मोर प्रोसेसेस नीड सम रिसोर्स टू कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन दैट इज़ हेल्ड बाय द अदर प्रोसेस। अब डेडलॉक होता क्या है? डेडलॉक ये है कि एक प्रोसेस है, उसे कोई रिसोर्स चाहिए और वो रिसोर्स होल्ड किया हुआ है किसी और प्रोसेस ने,
ठीक है, और उस प्रोसेस को जो रिसोर्स चाहिए वो भी सिस्टम में अवेलेबल नहीं, वो भी किसी और प्रोसेस ने होल्ड किया। तो इस तरह से ये सारी उम्र भी बैठे रहें तो ये एक दूसरे का वेट ही करते रहेंगे हमें प्रोसेस मिल जाए, और कोई भी अपना प्रोसेस जो है जो रिसोर्स जिस प्रोसेस ने होल्ड किया हुआ है ना, वो रिसोर्स छोड़ने को भी तैयार नहीं है। ठीक है, वो लेके बैठा हुआ है रिसोर्स और कहते हैं नहीं मुझे नेक्स्ट रिसोर्स दो, मुझे अपना जॉब कंप्लीट करनी, मैं फिर ही रिसोर्स छोड़ूंगा। और दूसरा प्रोसेस वो भी जिद करे कि नहीं तुम पहले मुझे ये रिसोर्स दो, जब तुम ये रिसोर्स दोगे तब मैं अपनी जॉब एग्जीक्यूट करूंगा, उसके बाद फिर मैं रिसोर्स छोड़ूंगा। तो इस तरह से डेडलॉक सिचुएशन आ जाती है जिसमें आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है। डेडलॉक जो सिचुएशन है वो क्यों आती है, क्या कंडीशंस होल्ड करें तो डेडलॉक सिचुएशन आती है। होल्ड एंड वेट, यानी एक प्रोसेस है उसने एक रिसोर्स होल्ड कर लिया और दूसरे का वेट कर रहा है, ये चीज़ होती है, एक कंडीशन होती है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, कि एक रिसोर्स को एक वक्त में एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकता है या यूज़ कर सकता है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये हुई कि एक प्रोसेस है एक रिसोर्स को यूज़ करे, ड्यूरिंग दैट टाइम जब एक प्रोसेस से यूज़ करे तो कोई और प्रोसेस यूज़ नहीं कर सकता। अगर ये होता है तब भी डेफिनेटली डेडलॉक आ सकता है, क्योंकि रिसोर्स जो है ना वो एलोकेट हो जाता है प्रोसेस को, प्रोसेस रिसोर्स लेके बैठ जाता है, किसी और को ज़रूरत होगी प्रोसेस देगा ही नहीं। ठीक है, और अपना काम भी नहीं कर रहा और दूसरों को भी रिसोर्स नहीं एलोकेट होने दे रहा। नो प्रीएम्पशन, यानी आप एक प्रोसेस को टर्मिनेट नहीं करवा सकते जब तक वो खुद से रिसोर्स नहीं छोड़ता, आप उससे ज़बरदस्ती रिसोर्स नहीं ले सकते। और इसके अलावा एक होती है सर्कुलर वेट, यानी ए है, अगर प्रोसेस ए है वो बी का वेट कर रहा है, बी ने रिसोर्स होल्ड किया है, ठीक है, बी रिसोर्स देगा तो ए काम कंप्लीट करेगा, एक रिसोर्स ये भी होल्ड करके बैठा हुआ है। फिर बी सी का वेट कर रहा है, सी ने कोई रिसोर्स होल्ड किया हुआ है, वो बी को चाहिए था तो बी उसका वेट कर रहा है, फिर सी जो आगे से ए का वेट कर रहा है, ये आपस में एक दूसरे का वेट ही करते रहते हैं, तो इसे सर्कुलर वेट कहते हैं। ठीक है, और ये चारों कंडीशन होल्ड करती हैं तो डेडलॉक सिचुएशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे इसका डी आंसर राइट आंसर है 38 का। अच्छा, अब मैंने यही कॉन्सेप्ट अभी आपको पीछे बता दिया है। देयर शुड बी अ रिसोर्स दैट कैन ओनली बी हेल्ड बाय वन प्रोसेस एट अ टाइम, कि रिसोर्स को एक वक्त में एक ही प्रोसेस होल्ड कर सकता है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ओनली वन प्रोसेस कैन होल्ड अ रिसोर्स। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट, a process can hold multiple resources and still request more resources from other processes, कि प्रोसेस ने होल्ड कर लिया रिसोर्स और बाकी और रिसोर्सेज के लिए भी वेट कर रहा है। ठीक है, तो इसे कहते हैं होल्ड एंड वेट। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अ प्रोसेस कैन ओनली रिलीज अ रिसोर्स वॉलंटियरली, खुद रिसोर्स छोड़ सकते हैं, उसे ज़बरदस्ती नहीं ले सकते, इसे कहते हैं नो प्रीएम्पशन, यानी आप फोर्सफुली रिसोर्स नहीं ले सकते प्रोसेस से, तो इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट इज, अ सेट ऑफ प्रोसेसेस आर वेटिंग फॉर ईच अदर इन सर्कुलर फॉर्म। वन सेकंड का वेट करे, सेकंड थर्ड का वेट करे, थर्ड फिर वन का वेट करे, सर्कुलर फॉर्म में एक दूसरे को वेट करवा रहे हैं, होल्ड करके बैठे हुए रिसोर्सेज, इसे कहते हैं सर्कुलर वेट। इसका डी आंसर सही है। तो ये चारों कंडीशन होल्ड करती हैं तो डेडलॉक आने के चांसेस हैं। अच्छा, अब डेडलॉक को प्रिवेंट अवॉइड करने के बहुत सारे मेथडोलॉजीज़ हैं। डेडलॉक प्रिवेंट किया जाता है, अवॉइड किया जाता है, या डेडलॉक जो है वो रिकवर किया जाता है, डिटेक्शन की जाती है उसकी। तो फर्स्ट है, इन डैश द सिस्टम चेक्स एवरी ट्रांजेक्शन बिफोर इट इज़ एग्जीक्यूटेड टू मेक श्योर दैट एटलीस्ट वन ऑफ द फोर कंडीशन कैन नॉट होल्ड। अब देखिए, ये चारों कंडीशन अगर होल्ड करती है ना तो डेडलॉक आने ही आने। अगर इनमें से कोई भी आप कह देते हो ना कि ये कंडीशन होल्ड ना करे तो डेडलॉक को बचा सकते हैं, डेडलॉक आने से सिस्टम में। तो इसमें ये जो आप काम करें कि इनमें से एक भी कंडीशन जो है वो ट्रू ना हो या होल्ड ना करे, उसे कहते हैं आप डेडलॉक प्रिवेंशन करें, यानी पहले से आप प्रिकॉशनरी मेजर ले रहे हैं कि डेडलॉक ना आए। ये बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इन डैश द रिक्वेस्ट फॉर एनी रिसोर्स विल बी ग्रांटेड इफ द रिजल्टिंग स्टेट ऑफ द सिस्टम डज नॉट कॉज डेडलॉक इन द सिस्टम, कि एक रिक्वेस्ट आई है, रिसोर्स को प्रोसेस को रिसोर्स देना है, लेकिन आप पहले चेक कर लेंगे कि कहीं इसको रिसोर्स देने से कहीं डेडलॉक तो नहीं आ जाता। तो अगर आप इस तरह से चेकिंग कर रहे हैं किसी ग्रांट को देने से पहले तो उसे कहते हैं डेडलॉक अवॉइडेंस। आप अवॉइड करें कि डेडलॉक ना आए। इसका सही आंसर सी है। नेक्स्ट, ठीक है, डैश इज़ द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द रिसोर्सेज विच आर होल्डिंग सम रिसोर्सेज और वेटिंग फॉर सम रिसोर्सेज। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि किस प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स मिला हुआ है, कौन सा वेट कर है, किसने होल्ड किया हुआ है, किसने रिलीज़ कर दिया, ये सारे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में इन्फॉर्मेशन सेव होती है और इसकी मदद से हम डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर।
Next, in this approach, the operating system doesn't apply any mechanism to avoid or prevent the deadlock. ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिवेंट नहीं करता, अवॉइड नहीं करता, ठीक है, आ गया तो हैंडल कर लेगा, वरना उसको कोई फिक्र नहीं है। इसे कहते हैं डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। ना वो प्रिवेंशन करे ना वो अवॉइडेंस करे। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू रिकवर द सिस्टम फ्रॉम डेडलॉक्स व्हाट एक्शन OS टेक्स। अच्छा, एक्शन अब दो OS ले सकता है, एक रिसोर्स के ऊपर, एक प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। तो प्रीएम्प्ट द रिसोर्स वापस ले लेना, एक ये एक्शन परफॉर्म हो सकता है। रोल बैक टू सेफ स्टेट, कि अगर डेडलॉक स्टेट में आ गया तो उस स्टेट में वापस जाए जिसमें पहले सही सिस्टम काम कर रहा था। किल आ प्रोसेस, जिस प्रोसेस ने प्रॉब्लम क्रिएट की उसी को किल कर दें। तो ये सारे एक्शंस, इनमें से सभी एक्शन OS ले सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। डी राइट आंसर है। ये रिकवरी और डिटेक्शन एंड रिकवरी के अंदर होता है ये। फिर नेक्स्ट है कंप्यूटर कन्वर्ट्स एवरी डेटा इनटू, अभी मेमोरी मैनेजमेंट के आगे हैं, ठीक है। कंप्यूटर कन्वर्ट्स एवरी डेटा इनटू डैश लैंग्वेज फर्स्ट एंड देन स्टोर इट इनटू मेमोरी। तो सबसे पहले बाइनरी में, ठीक है, ज़ीरोज़ एंड वंस में डेटा कन्वर्ट होता है और उसके बाद आप कहीं भी स्टोर करते हैं या प्रोसेस करते हैं तो कंप्यूटर की बैकएंड पे वर्किंग सारी डिजिट्स में हो रही होती है, ज़ीरोज़ एंड वंस में। सी इज़ द राइट आंसर। अच्छा, मैं ये बताती चलूँ आप लोगों को कि ये जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में करी हूँ, ठीक है। 50 MCQs इस वीडियो में है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 50 MCQs अपलोड करूँगी ताकि हैवी ना हो जाए इतनी लंबी वीडियो एक साथ चलाना और अपलोड करना। अच्छा जनाब, तो सेकंड जो लास्ट 2 MCQs हैं वो देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ फॉर मेमोरी मैनेजमेंट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम डज, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट के लिए इनमें से क्या काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब रैम की मैनेजमेंट करना। कीप्स ट्रैक ऑफ प्राइमरी मेमोरी, दैट इज़ व्हाट पार्ट ऑफ इट आर इन यूज बाय होम, व्हाट पार्ट आर नॉट इन यूज़। तो जो रैम होती है ना उसमें कहाँ कौन कौन से प्रोसेस लोड है, ठीक है, कौन सा प्रोसेस कितने कौन से मेमोरी एड्रेस में लोड है, ये सारा ट्रैक रखना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। तो ए सही आंसर है। इन मल्टी प्रोग्रामिंग द OS डिसाइड विच प्रोसेस विल गेट मेमोरी व्हेन एंड हाउ मच। तो मैंने बताया स्केड्यूलिंग होती है CPU में, CPU डिसाइड करता है मेमोरी किसको देनी है, CPU से किसको एग्जीक्यूट करना है, मेमोरी में कौन सा प्रोसेस लोड करना है, कौन सा नहीं करना, ये सब काम ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। तो ये सब काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। और एलोकेट्स द मेमोरी व्हेन अ प्रोसेस रिक्वेस्ट इट, जब प्रोसेस को रिक्वेस्ट करनी है मेमोरी की, उसे मेमोरी में लोड होना है, तब एलोकेट कर देगा, स्पेस है मेमोरी में तो। और जब वो प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन टर्मिनेट कर दे, यानी बिल्कुल फिनिश कर दे और नॉर्मली या एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाए, तो उससे मेमोरी वापस लेना यानी डी एलोकेट कराना, ये भी काम होता है मेमोरी मैनेजमेंट का और ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो ये सारे ही ऑप्शंस ठीक है, इसका आंसर डी है, ऑल ऑफ द अबव। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सारे बता दिए। देखिए एक MCQs में मैंने कितने कॉन्सेप्ट बता दिए, चेंज होकर भी स्टेटमेंट आएंगे तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकोगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके। नेक्स्ट है इन डैश टेक्निक द मेन मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू पार्टीशन ऑफ इक्वल और डिफरेंट साइजेस। अच्छा, अब डिवाइड कर दिया कि ये 4 MB की होगी ये स्पेस, ये 3 MB की, ये 4 MB की, ये 2 MB की, यानी डिसाइड कर लिया, पहले से ही डिवाइड कर लिया मेन मेमोरी को पार्टीशन में। इसे कहते हैं फिक्स्ड पार्टीशनिंग, ठीक है। उसको उसके पोर्शन आपने बना दिए कि इसका ये 0 से लेकर 4 तक एक मेमोरी एड्रेस है, 4 से लेकर 5 तक एक मेमोरी एड्रेस है, इस तरह से। तो उसे कहते हैं फिक्स्ड पार्टीशनिंग, ठीक है। इसमें पहले से ही डिवाइड कर देते हैं और इसमें डेफिनेटली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। यहाँ तक इस लेक्चर को रखते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि सभी अच्छी तैयारी कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखें, मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। मैं नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, चैनल सब्सक्राइब कर लें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।